Happy morning, grade 5. How are you all? I hope you are doing great at your home और मम्मा पापा को ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे होगे, right? You are good students, so please maintain discipline at your home also. I hope you have done the written work of chapter 10 that I have already posted in the portal. So today we are going to start your new chapter, that is chapter number 8, Sun, Moon and Eclipses. In this chapter, we are going to study about the details of the moon and the eclipses. What do you mean by eclipses? Grahan. जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण that you have heard about that na? This is called eclipses. So now first of all tell me how many planets are there in the solar system? Right, 8 planets. Repeat after me the names of the 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. बहुत पहले एक 9th planet भी होता था. Have you ever heard about that? 9th planet? Yes, that is Pluto. अब वो exist नहीं करता. So there are only 8 planets in the solar system. Your first topic is the sun. What do you understand by the sun? सबने देखा है ना sun क्या होता है? ये एक बहुत ही बड़ी, it is a big ball. किस चीज से बनी होती है ये बॉल? हॉट और बर्निंग गैसेस से. हॉट एंड बर्निंग गैसेस. जो मेनली इसमें गैस प्रेजेंट होती है दैट इज हाइड्रोजन. 70%, 100 में से 70% इसमें हाइड्रोजन गैस होती है, बाकी सिर्फ 30% अदर गैसेस होती हैं. राइट? इन द सन देयर इज अ कॉन्टिन्यूस रिएक्शन टेक्स प्लेस. एक कॉन्टिन्यूस रिएक्शन होती है सन के अंदर. कौन सी? जो हाइड्रोजन गैस है वो चेंज होती रहती है हीलियम गैस में. हाइड्रोजन गैस किस में चेंज होती है? हीलियम गैस में. राइट? कॉन्टिन्यू चेंज होती है. जितनी हाइड्रोजन गैस है वो कॉन्टिन्यू फटाफट से चेंज हो जाती है किसमें? हीलियम गैस में. इसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा क्या निकलता है सन के अंदर से? क्या देता है हमें सन? लाइट ना और हीट. इसी रिएक्शन की वजह से सन जो है वो हमें क्या देता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी और heat. Light energy and heat. So this is the reaction which takes place in the sun. Hydrogen gas continuously changes into helium gas, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? Light energy and heat energy. Got it? अब जो एनर्जी हमें सन से मिलती है दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. क्या बोलते हैं उसको? सोलर एनर्जी. कुछ फैक्ट्स होते हैं जो सन के बारे में हमें पता होने चाहिए. वो क्या है? द सन इज नियरली 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड. आप कितने ईयर्स ओल्ड हो? है ना? सन कितने ईयर्स ओल्ड है? 4.6 बिलियन ईयर्स. ये उसकी एज है. इतना पुराना है सन, बहुत पुराना. कौन सी शेप होती है सन की? इट इज़ नियरली स्फेरिकल शेप. स्फेरिकल शेप होती है सन की, जिसका डायमीटर कितना होता है? 1392,000 किलोमीटर. इतना बड़ा सन होता है. हमें यहाँ से बहुत छोटा दिखाई देता है ना? क्यों? बिकॉज वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम द सन. बट एक्चुअली सन जो है वो बहुत बड़ा होता है. उसका डायमीटर ही देख लो कितना है, 1392,000 किलोमीटर. ओके. नेक्स्ट फैक्ट इज ये 150 बिलियन किलोमीटर्स दूर है हमारे से. हम अर्थ पे रहते हैं ना, तो अर्थ से कितने किलोमीटर्स दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स. उसके बावजूद भी देखो हमें कितनी हीट मिलती है सन से, है ना? सन के पास अगर गर्मियों की बात करें तो ज़्यादा देर तक नहीं खड़े हो सकते ना सन की हीट में. तो सोचो अगर सन के पास अगर कोई चला जाए तो उसका क्या हाल होगा. राइट? जो टेम्परेचर होता है एट द सेंटर ऑफ द सन रीचेज अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. जो सन के सेंटर में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस. सोचो कितना ज़्यादा है. और सन में मैंने अभी बताया था ना 70% इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस.
जो बाकी 30% होती है वो कौन सी होती है? 28% हीलियम गैस एंड 2% अदर गैसेस. सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज मून. व्हाट इज मून? ये एक नेचुरल सैटेलाइट है. इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. पॉइंट टू बी नोटेड, नेचुरल सैटेलाइट है ये अर्थ की. अब व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट? सैटेलाइट एक वो ऑब्जेक्ट होता है जो प्लैनेट के अराउंड चक्कर काटता है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट. जो भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनके आसपास कुछ ऐसे हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट टेक्स राउंड, ठीक है, जो उसके आसपास चक्कर काटते हैं. तो उन चीज़ों को, उन ऑब्जेक्ट्स को व्हाट डू वी कॉल? सैटेलाइट. व्हाट डू वी कॉल? सैटेलाइट. सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट किसकी? अर्थ की. ओके. और स्पेस में अर्थ का सबसे करीबी पड़ोसी, जो आपके घर के साथ वाला जैसे पड़ोस में रहते हैं ना, मेरा फ्रेंड रहता है, मेरी बुआ रहती है ना, तो अर्थ का जो क्लोजेस्ट नेबर है वो कौन है? मून. मून इज द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ अर्थ. कौन से कलर का होता है मून? एवरीबडी नोज ना, सबने देखा है. कौन से कलर का होता है? यस, ग्रे कलर्ड. ग्रे कलर का होता है और ये पत्थर से बना होता है. ग्रे कलर्ड बॉल ऑफ रॉक. ओके. अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? जो मून का साइज़ है ना, ये सन के साइज से बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा. पर आपको देखने में ऐसा लगता है ना कि सन और मून तो ऑलमोस्ट बराबर साइज़ के हैं, है ना. पर जो मून का साइज़ है दैट इज़ मच स्मॉलर, बहुत छोटा है. पर हमें बराबर क्यों दिखाई देते हैं फिर? बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू अर्थ. हमारी अर्थ के बिल्कुल पास है मून, इसीलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है. जो चीज़ जितनी दूर होती है वो उतनी छोटी दिखाई देती है. जैसे एरोप्लेन कितना बड़ा होता है ना, पर वो हमसे कितनी ऊपर उड़ता है, तो हम नीचे से खड़े होकर देखेंगे तो दैट अपीयर स्मॉल, वो हमें छोटा दिखाई देगा. तो जो चीज़ जितनी दूर रहेगी वो उतनी छोटी दिखाई देती है. एंड मून इज़ क्लोज टू अर्थ, इसीलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है. ओके. अब जैसे अर्थ की 3 लेयर्स थी दैट वी हैव ऑलरेडी डन ना इन प्रीवियस चैप्टर. कौन कौन सी लेयर्स होती हैं अर्थ की? कोर, क्रस्ट, मेंटल. लाइकवाइज मून ऑल्सो हैज़ दीज 3 लेयर्स. मून की भी सेम 3 लेयर्स होती हैं, बट इसकी अपनी लाइट नहीं होती. रात को हमें चांदनी दिखाई देती है ना, मून की रोशनी दिखाई देती है ना अंधेरे में, बट वो उसकी अपनी लाइट नहीं है. इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन. उसको सन से लाइट मिलती है, उसकी अपनी लाइट नहीं होती. ओके. एंड ऑल्सो इट इज़ द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई. सन के बाद जो सेकेंड ब्राइटेस्ट, जो सेकेंड चमकदार चीज़ है स्काई के अंदर, वो क्या होता है? मून. तो व्हाट वी हैव रेड अबाउट मून, इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट. ठीक है, ये अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ के बहुत पास है, ग्रे कलर की होती है और इसका जो साइज होता है दैट इज़ मच स्मॉलर देन द सन. राइट. इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. अपनी लाइट नहीं होती. इसको लाइट कहाँ से मिलती है? सन से. ओके. इट ऑल्सो हैज़ 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर. 3 लेयर्स होती हैं एंड इट इज़ द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द सन. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस ऑफ द मून. अब मून का जो सरफेस है वो कैसा होता है? जो उसका सरफेस होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. वो पत्थरों से और मिट्टी से मिलके बना होता है. रॉक्स एंड डस्ट. इस पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनोज होते हैं और क्रेटर्स होते हैं. क्रेटर्स आप पढ़ चुके हो ना, जब वॉल्केनोज की वजह से जो खड्डा बन जाता है उसमें, दैट इज़ कॉल्ड क्रेटर्स. अब मून पे खड्डे कैसे बन जाते हैं? इतने सारे क्रेटर्स होते हैं मून पे, क्यों होते हैं? क्योंकि मेटेरॉइड्स की वजह से. अब मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट्स, जैसे कोई भी पत्थर हो गया बहुत बड़ा, एकदम से आ गया स्पेस में, तो वो क्या होता है? स्पेस में घूमने लग जाता है बहुत ही हाई स्पीड से. जब वो घूमता घूमता किसी भी चीज़ के साथ, कोई भी पत्थर है, अगर वो किसी भी प्लैनेट के साथ, किसी भी सैटेलाइट के साथ टक्कर खाएगा तो उसके अंदर वो खड्डा कर देगा ना. तो इसी वजह से जो मून है, मून के अंदर बहुत सारे क्रेटर्स होते हैं मेटेरॉइड्स की वजह से. जैसे ही वहाँ पर उनकी कोलाइडिंग होती है, वो टकराते हैं मून के साथ, तो वहाँ पर क्रेटर्स बन जाते हैं.
ओके। अब मून पे कंडीशंस क्या क्या हैं? क्या हम मून पे जाके रह सकते हैं? हमें रहने के लिए चलो ये बताओ, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू सर्वाइव? एटमॉस्फेयर चाहिए, एयर चाहिए ना, हमें वाटर चाहिए, पानी पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना। टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए जो हम बियरेबल हो हमारे लिए, है ना। सो मून पे कौन कौन सी कंडीशंस हैं आप पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम मून पे रह सकते हैं या नहीं। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज देयर इज़ नो एयर एंड वाटर ऑन द मून। चलो, सबसे पहली कंडीशन क्या है? मून पे एयर और वाटर ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मून पे बहुत ही पतली लेयर होती है गैसेस की। नो एयर मीन्स नो एटमॉस्फेयर। आपको मैंने बताया था ना, अर्थ के ऊपर एक इतनी मोटी लेयर होती है एयर की, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सबको पता है एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो इतनी मोटी लेयर होती है एयर की, राइट, रिमेंबर। तो मून पे जो इतनी मोटी लेयर है एयर की वो है ही नहीं, मतलब एटमॉस्फेयर है ही नहीं। अब एटमॉस्फेयर नहीं है मून पे तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला भी कोई नहीं है। हमें सन की यूवी रेज से और सब चीज़ों से, मेटेरॉइड से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? अर्थ को कौन प्रोटेक्ट करता है? एटमॉस्फेयर। तो जब मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो मून को कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए जितने भी मेटेरॉइड्स आते हैं, जितने भी पत्थर स्पेस में घूम रहे हैं, इतने हेवी हेवी ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व कर रहे हैं स्पेस में, वो सब इससे टक्कर खाते रहते हैं और इसके ऊपर क्रेटर्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा खड्डे बन जाते हैं। सो ये पॉइंट टू बी नोटेड कि ये इंटरनल क्वेश्चन में आ सकता है कि वाई देयर आर सो मैनी क्रेटर्स ऑन द मून। अच्छे से इसको स्टार लगा लो, इम्पॉर्टेंट है कि मून पे इतने सारे क्रेटर्स क्यों होते हैं। क्यों होते हैं? आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। इतने क्रेटर्स क्यों होते हैं? क्योंकि मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। अब एटमॉस्फेयर नहीं है सो देयर इज़ नो प्रोटेक्शन, कोई प्रोटेक्शन नहीं है मून के पास। इसीलिए जितने भी मेटेरॉइड्स कोलाइड करते हैं वो इसके साथ कोलिजन की वजह से इनमें क्रेटर्स आ जाते हैं। गॉट इट? अब देखो, एटमॉस्फेयर नहीं है तो सरफेस ऑफ द मून जो है वो बहुत ही हॉट हो जाता है ड्यूरिंग द डे। मतलब दिन के टाइम पे यहाँ पर कितना टेम्परेचर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आप रह सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस में? नहीं ना, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है दिन के टाइम पे। और रात को -173 डिग्री सेल्सियस, इतनी ठंड। 0 डिग्री से भी सोचो कितना नीचे चला गया, -173 डिग्री सेल्सियस। इन्हीं रीजंस की वजह से वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द मून। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम मून पे क्यों नहीं रह सकते? क्यों? इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके पास वाटर नहीं है ना, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, राइट। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द मून। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम मून पे हैं तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। मतलब बात तो कर सकते हैं बट हमें एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बिकॉज देयर इज़ नो एयर। मून पे देयर इज़ नो एयर, और जो भी साउंड वेव्स होती हैं, जो भी हम बात करते हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए दे रिक्वायर अ मीडियम, और वो मीडियम क्या रहता है? एयर। जो अर्थ पे एयर है, एयर की वजह से जो मैं बोल रही हूँ, मेरी साउंड ट्रैवल करके आपके पास पहुँच रही है। बट जब मून पे एयर ही नहीं है सो देयर इज़ नो मीडियम फॉर साउंड वेव्स टू ट्रैवल, तो हम वहाँ पर दूसरे की बात को सुन नहीं सकते। ओके, इंटरेस्टिंग बात थी ना? ओके। और अगर हम मून पे चले जाते हैं तो हमारा जो वेट है ना वो 6 टाइम लेस फील करेगा। तभी आपने देखा एस्ट्रोनॉट्स को जो मून पे होते हैं तो वैसे हवा में उड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनका जो वेट है वो 6 टाइम्स कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ हमें खींच के रखती है ना अपने पास। तो मून पे ग्रेविटी नहीं है तो हम वहाँ पर अपने आप को हल्का फील करते हैं, राइट। अब लैंडिंग्स ऑन द मून। मून पे कौन कौन जा चुका है? जो सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट जो मून पे लैंड हुआ था दैट वाज अपोलो 11। कौन सा था वो? अपोलो 11। उसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, दैट वाज अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सबने नाम सुना है ना इसका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। ठीक है, सो दीज आर द 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स जो सबसे पहले मून पे
लैंड हुए थे। और कब लैंड हुए थे ये? 21 जुलाई 1969। सो ये आपको जनरल नॉलेज के लिए लर्न करना है कि जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट दैट वाज लैंडेड ऑन द मून वाज अपोलो 11। कब हुआ था? 21 जुलाई 1969। कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स थे उसमें? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फेजेस ऑफ द मून। फेजेस ऑफ द मून क्या होते हैं? आपने देखा है मून जो है इट चेंजेस इट्स शेप, अपनी शेप चेंज करता है ना। कभी हमें हाफ मून दिखाई देता है, कभी हमें पूरा मून दिखाई देता है, कभी बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन वी आर एबल टू सी दैट, है ना। सो दीज चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून इज नोन एज फेसेस ऑफ द मून। डू यू नो, जो मून है वो एक कंप्लीट जो चक्कर काटता है अर्थ का, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है ना। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। तो वो पूरा जो चक्कर है वो कितने दिन में काटता है? 27.3 डेज, मतलब अराउंड आप लगा लो 1 मंथ। 1 मंथ में वो अपना पूरा जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट करता है मून अर्थ के अराउंड। ओके, सो जो फर्स्ट फेज है आपका दैट इज न्यू मून। लुक एट द बोर्ड। न्यू मून क्या होता है मैं आपको एक समझाऊंगी, बाकी सारे फेजेस आपको लाइकवाइज समझ आ जाएंगे। सपोज दिस इज योर सन। ओके, ये सन है हमारा। सेंटर में क्या है? मून। मून की 2 फेजेस होंगी ना, एक इस तरफ जो सन को दिखाई देगी और एक इस तरफ जो यहाँ पे अर्थ को दिखाई देगी। दिस इज योर अर्थ और ये मून है। मून का जो एक फेज है वो सन की तरफ है और एक जो फेज है वो अर्थ की तरफ है। ठीक है, अब जो सन की तरफ है लाइट किसके ऊपर आ रही है? उस फेज के ऊपर जो सन की तरफ है, मतलब वो वाला पार्ट तो विजिबल होगा मून का। बट जो साइड अर्थ की तरफ है उस पे तो सनलाइट आ ही नहीं रही, तो वो वाला पार्ट तो हम देख ही नहीं सकते। तो जो अर्थ की तरफ उसका साइड है वो हमें विजिबल ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड योर न्यू मून। जो न्यू मून होता है, जब एक न्यू मून आता है वो वाला पार्ट हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जिस साइड पे जो साइड मून की अर्थ की तरफ है उस पे सनलाइट आ नहीं रही, तो जब सनलाइट नहीं आएगी तो वी आर नॉट एबल टू सी दैट पार्ट। तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट इज योर क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून क्या होता है? जब एक छोटा सा पोर्शन हमें दिखाई देता है। क्यों? जब एक मून है, ये पूरा मून था, अब वो धीरे धीरे रोटेट होगा तो पहले इतना सा रोटेट होगा तो इतना सा ही पार्ट हमें दिखाई देगा। फिर जब वो इतना रोटेट होगा तो हमें थोड़ा और पोर्शन नजर आएगा। ऐसे धीरे 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 करके वो रोटेशन होती है मून की। ठीक है, तो व्हेन वी आर एबल टू सी अ स्मॉल, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिसेंट मून। क्या बोलते हैं? क्रिसेंट मून। सब में एक ही लाइन लिखनी है। व्हेन वी आर एबल टू सी द फुल मून, तो वो फुल मून हो गया। व्हेन वी आर एबल टू सी द हाफ मून, तो दैट इज कॉल्ड हाफ मून। व्हेन वी आर एबल टू सी द वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रिसेंट मून। ठीक है, एक और फेज होता है दैट इज गिब्बस मून। गिब्बस मून में क्या होता है? जब हमें बहुत थोड़ा सा पोर्शन नजर नहीं आता, मतलब मैक्सिमम पोर्शन हमें दिखाई देता है बट एक छोटा सा पोर्शन हमें दिखाई नहीं देता। बिफोर द फुल मून क्या आता है? गिब्बस मून। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया आपका न्यू मून, मतलब हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है दैट इज क्रिसेंट मून। फिर हमें आधा दिखाई दे रहा है, हाफ मून। फिर आधे से ज्यादा दिखाई दे रहा है दैट इज गिब्बस मून। एंड व्हेन वी आर एबल टू सी द फुल मून दैट इज कॉल्ड फुल मून फेज। गॉट इट? Very simple. So now take out your pencils and we will solve the exercise. Very first question. Percentage of hydrogen present in the sun. Sun में हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज होती है? Yes, 70%. So write down 70%. जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था दैट इज लैंडेड ऑन द मून, उसका क्या नाम था? अपोलो 11। दैट इज अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। राइट। लास्ट क्वेश्चन इज ग्रेविटी।
मून पे ग्रेविटी कितनी होती है? 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की ग्रेविटी की सिर्फ 1/6 पोर्शन होता है, इसीलिए हम वहाँ पर खड़े नहीं हो पाते, हवा में उड़ते रहते हैं एंड वी फील less weight. Okay, so this is all about today's class. Just go through the content very carefully, and if you will have any doubt, kindly call or message me. Have a good day.